लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। बुद्धिज्म आज से लगभग 2500 साल पहले भारत में डेवलप हुआ और दुनिया के कई हिस्सों में फैला, जैसे श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल और भूटान। इन सभी देशों में एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन बुद्धिज्म में बिलीव करती है। आज भारत में करीब 3.25 करोड़ लोग हैं जो कि बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। लेकिन एक और ऐसा देश है जहां पर बुद्धिज्म की बहुत बड़ी आबादी रहती है। यहाँ पर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग इंडिया से करीब 10 गुना ज्यादा बड़ी आबादी में रहते हैं, जबकि इस देश में लंबे टाइम से धर्म को मानने वाले लोगों को प्रताड़ित किया गया है। फिर भी बौद्ध धर्म यहाँ का मुख्य धर्म है। ये देश कोई और नहीं है बल्कि चाइना है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। चाइना में बौद्ध धर्म को मानने वाले करीब 33% आबादी रहती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाइना में बुद्धिज्म की ज़ेन फिलॉसफी का प्रचलन है, जिनकी लाफिंग बुद्धा इमेजेस हमारे देश में बहुत ज़्यादा बिकती हैं, जबकि हमारे देश के अपने बुद्धिज्म से जुड़ी चीज़ों के बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं पता है। अब सोचने वाली बात है कि ऐसा कैसे हुआ कि जो बौद्ध धर्म भारत से निकला वो भारत से ज़्यादा चाइना में पॉपुलर हो गया, वो भी तब जब चाइना की अपनी कन्फ्यूशियसवाद की फिलॉसफी और दाओइज्म के बहुत महान विचार यहाँ पहले से थे। ऐसा कैसे हुआ कि आज चाइना में दुनिया के 68% बौद्ध आबादी रहती है? कौन थे वो लोग जो अपने साथ बौद्ध धर्म को चाइना लेकर गए? ये पूरी कहानी जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। अगर आप स्विगी से खाना ऑर्डर करते हो और आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप स्विगी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करो। इस क्रेडिट कार्ड से आपको 10% का कैशबैक मिलेगा और बाकी की शॉपिंग पर आपको 5% का कैशबैक जरूर मिलेगा। और ये कार्ड लाइफ टाइम फ्री है, तो चेकआउट करना ना भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहली शताब्दी ईस्वी में चाइना पर हान राजवंश का शासन था। इस राजवंश के सम्राट मिंग डी को एक रात एक सपना आया। इस सपने में उन्होंने एक शख्स को देखा जिनका शरीर सोने का था। उनका शरीर सूरज की तरह चमक रहा था। उनके सर के पीछे चक्र चमक रहा था और उनके पीछे सूर्य और चंद्रमा भी थे। यह सपना देखने के बाद मिंग के मन में कई सवाल आए। पहला सवाल ये कि आखिर उनके सपने में आए शख्स कौन है। अगले दिन अपने दरबार में उन्होंने सपने के बारे में बताया तो कुछ लोगों ने अंदाजा लगाया कि ये कोई और नहीं बल्कि भारत के एक भगवान बुद्ध हो सकते हैं। बुद्ध के बारे में माना जाता है कि उन्होंने बहुत कठिन मेहनत करके, ज्ञान प्राप्त करके खुद को भगवान के दर्जे तक पहुंचाया था। कहते हैं कि उनकी कहानी से प्रभावित होकर मिंग ने एक डेलीगेशन इंडिया में भेजा। यह डेलीगेशन महीनों लंबी जर्नी के बाद भारत पहुंचा। फिर कई महीनों तक ये डेलीगेशन इंडिया में रहा और वापस चाइना अपने साथ कुछ ग्रंथ और भगवान बुद्ध की मूर्ति लेकर आया। फिर सम्राट मिंग ने इन पवित्र अवशेषों को अपनी राजधानी के पास एक विशेष मंदिर में रखने का आदेश दिया। इस मंदिर को बाद में व्हाइट हॉर्स टेम्पल कहा गया, क्योंकि कथा यह कहती है कि बुद्ध के इन अवशेषों को लाने वाला रथ सफेद घोड़ों से खींचा गया था। अब दोस्तों, ये वो कहानी है जो चाइना में बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए लोगों के बीच में प्रचलित है। लेकिन चाइना में बौद्ध धर्म का प्रसार इतना ईजी नहीं था। करीब 2000 सालों के दौरान चाइना में बौद्ध धर्म को इतने उतार चढ़ाव और इतने चैलेंजेस से गुजरना पड़ा कि ये अपने आप में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बन जाती है। इस कहानी में टाइम टू टाइम आए कुछ ऐसे हीरो जिन्होंने इस धर्म को चाइना में स्टैब्लिश करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। शायद आज चाइना की बौद्ध आबादी 90% होती, लेकिन एक ऐसी भयानक घटना हुई चाइना में जिसने बौद्धों की जनसंख्या को लगभग आधा कर दिया। तो इस पूरी कहानी को हम एक एक करके जानेंगे। अब बौद्ध धर्म की कहानी तो मैंने आपको बता दी, लेकिन इतिहास ये कहता है कि चाइना में बौद्ध धर्म पहली शताब्दी में ही पहुंचा था और यह धर्म सिल्क रूट के रास्ते से पहुंचा था। इस टाइम पर हान डायनेस्टी का ही शासन हुआ करता था। सपने वाली बात लोगों के बीच में रिलीजन के इंपॉर्टेंस को स्टैब्लिश करने के लिए कही गई होगी, लेकिन यह तय है कि पहली शताब्दी में बौद्ध धर्म वहां पहुंचता है। अगर बौद्ध धर्म के पहले 100 सालों को देखें तो इस टाइम पर उसे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा चाइना में। इन 100 सालों में इस धर्म को रेयरली नोटिस किया गया। अब ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए, बौद्ध धर्म को खुद भगवान बुद्ध तो चाइना लेकर गए नहीं थे, बल्कि दूसरे लोगों के थ्रू ये धर्म चाइना पहुंचा। इसलिए जाहिर है कि बौद्ध धर्म के विचार प्रॉपर तरीके से चाइना में नहीं पहुंच पाए। ऐसा इसलिए क्योंकि बुद्ध के विचार चाइना में पहुंचे, इसके लिए चीनी भाषा में बौद्ध धर्म से जुड़े ग्रंथ होने जरूरी थे जो कि अवेलेबल नहीं थे। तो भगवान बुद्ध के विचार आखिर चाइना में कैसे पहुंचते?
अब बुद्धिज्म से जुड़े कुछ ग्रंथों का ट्रांसलेशन हुआ भी तो वो ट्रांसलेशन बेहतर क्वालिटी के नहीं थे। बुद्धिज्म में जिस तरह से कहानियां और मेटाफर्स का इस्तेमाल करके बहुत डीप मीनिंग्स को समझाया गया है, वो एज इट इज ट्रांसलेट नहीं हो पाई, जिससे कि लोग आसानी से उन बातों को समझ पाए। इसलिए लोगों को लगा कि बुद्धिज्म तो उनके देश की फिलॉसफी है नहीं, भला हम क्यों एक्सेप्ट करें किसी विदेशी धर्म को। इस वजह से शुरुआती फेजेस में बौद्ध धर्म बहुत अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया। इसके अलावा भी बुद्धिज्म के आगे दो बड़े चैलेंज थे। ये चैलेंज थे कन्फ्यूशियसवाद और दाओवाद। ये दोनों चाइना की बहुत फेमस और ओल्ड फिलोसफीज थी, जिनके आगे शुरू के 100 सालों में बुद्धिज्म को अपने पांवों पर खड़े होने में बहुत दिक्कतें आई। लेकिन फिर जैसा कहा जाता है, बुद्धिज्म को भी अपने आप को साबित करने का मौका मिला। ये मौका आता है 2nd सेंचुरी में। दूसरी शताब्दी में चाइना के हान राजवंश में सिविल वॉर छिड़ गया। यह सिविल वॉर करीब 400 सालों तक चला। पूरा चाइना इस दौरान करीब 16 अलग अलग टुकड़ों में टूट गया। फिर इसी टाइम पर मिडिल ईस्ट और स्टेपीज के मैदानों से कई लोग यहाँ पर रहने आए। अब इन लोगों को ना तो कन्फ्यूशियसवाद से कोई लेना देना था, ना ही दाओवाद से कोई लेना देना था। ऐसे लोगों को जब बुद्धिज्म का ज्ञान मिला तो उन्हें यह नया नवेला धर्म बहुत पसंद आया और इस तरह से नॉर्थ चाइना के एरिया में बुद्धिज्म का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। लेकिन अच्छी चीजें वक्त और धैर्य दोनों की परीक्षा लेती हैं। यही बौद्ध धर्म के साथ भी हो रहा था। बौद्ध धर्म के साथ दिक्कत यह थी कि अभी भी बुद्धिज्म के जो ग्रंथ हैं वो सही से ट्रांसलेट नहीं हुए थे। ऐसे में इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया एक बौद्ध भिक्षु कुमार जीवी ने। 4वीं शताब्दी में आए कुमार जीवी ने बुद्धिस्ट ग्रंथों को बहुत अच्छे से ट्रांसलेट किया, जिससे लोगों को बौद्ध धर्म के बारे में बहुत डिटेल में जानकारी मिली। इस तरह कुमार जीवी के ट्रांसलेशन ने चाइना की सोसाइटी में एक रेवोल्यूशन ला दिया। इस रेवोल्यूशन के पीछे एक बड़ी वजह छिपी हुई थी। कहते हैं अक्सर नए विचारों का प्रादुर्भाव पुरातन विचारों के पतन से ही होता है। ठीक यही काम चाइना में भी हो रहा था उस दौरान। 6वीं शताब्दी तक यानी कि करीब 400 सालों से चाइना में सिविल वॉर और हिंसा छिड़ी हुई थी। पूरा का पूरा चीन बिखर चुका था। ऐसे में उन हजारों साल पुरानी मान्यताओं की जड़ें हिल गई जो चाइना के समाज और राजनीति को बल देते थे। ये बहुत बड़ा विचार था कन्फ्यूशियसवाद। कन्फ्यूशियसवाद की शिक्षा थी कि सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, सभी इंसान स्वभाव से अच्छे होते हैं और इसलिए सबके अंदर यूनिटी यानी एकता होनी चाहिए। लेकिन 400 सालों से छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए और हिंसा से घिरे हुए चीन को देखकर लोगों के मन में कन्फ्यूशियसवाद की ये थ्योरी समझ से बाहर जाने लगी थी। इस अनस्टेबिलिटी के दौर में कन्फ्यूशियस को छोड़कर लोगों को एक नए बिलीफ सिस्टम की जरूरत थी और इस दौरान कुमार जीवी के ट्रांसलेशंस ने चाइना को पूरी तरह से बदल दिया। उनके ट्रांसलेशन से लोगों को मध्य मार्ग के बारे में पता चला, जो कि उस दौर की हिंसा और अनस्टेबिलिटी से दूर जाने का एक बहुत अच्छा रास्ता था। इस तरह से कुमार जीवी की बदौलत चाइना में बुद्धिज्म न सिर्फ आगे बढ़ा, बल्कि इसने एक तरह के सोशल रिफॉर्म मूवमेंट के तौर पर भी काम किया। साल 460 ईस्वी तक तो बौद्ध धर्म के ग्रंथ, शिक्षाएं और उनकी आर्ट चाइना में मेन स्ट्रीम में आ गई। हालांकि बौद्ध धर्म को सबसे बड़ा चैलेंज मिला था ताओवाद से या दाओवाद से। दाओवाद कन्फ्यूशियस से पहले का धर्म था और चाइना में इसकी बहुत गहरी पकड़ थी। जब चाइना में हिंसा का दौर जारी था तब यह दाओवाद ही था जो लोगों को लाइफ जीने की एक नई दृष्टि देता था। दाओवाद असल में यिंग एंड यांग के बैलेंस की थ्योरी पर चलता है। इसके हिसाब से यिंग यानी अच्छाई और यांग यानी कि बुराई दोनों साथ साथ चलते हैं। ये दोनों एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट नहीं करते। जहां अच्छाई होगी वहां बुराई भी होगी। तो बौद्ध धर्म के प्रसार में दाओवाद की इस फिलॉसफी ने बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा किया। आगे चलकर सदर्न चाइना में दाओ धर्म ने नियो डाओइज्म का रूप लिया, जो कि रहस्य और गूढ़ फिलॉसफीज की स्टडी पर बेस्ड था। लेकिन नॉर्दर्न चाइना में यह दाओ धर्म बहुत ज्यादा बदल गया। असल में नॉर्दर्न चाइना में बौद्ध धर्म पहले से एक प्रमुख धर्म बन चुका था, इसलिए दाओ की परंपरा में कई बौद्ध विचार और प्रथाएं शामिल हो गई, जैसे कि बौद्ध धर्म के कर्म चक्र और पुनर्जन्म के सिद्धांत। साथ ही बौद्ध धर्म की कला और चित्र भी यहाँ पर विजिबल होने लगे थे। लेकिन इसमें एक और नई चीज हुई। एक नए बुद्धिज्म का जन्म हुआ। इसे ज़ेन बुद्धिज्म कहा गया। असल में नॉर्थ चाइना में दाओ फिलॉसफी को मानने वाले लोग ये कहने लगे कि इस फिलॉसफी को शुरू करने वाले संत लाओजी असल में भारत गए थे और वहां उनका भगवान बुद्ध के रूप में पुनर्जन्म हुआ, जिससे जाकर भारत में बौद्ध धर्म पैदा हुआ।
तो इस तरह से चाइना में बौद्ध धर्म का एक तरह से नया वर्जन डेवलप हुआ, जिससे जुड़े लाफिंग बुद्धा की इमेजेस आप देखते रहते हैं। हो सकता है आपके पास हो भी, अगर है तो कमेंट करके जरूर बताना। अब दोस्तों, बौद्ध धर्म नॉर्थ चाइना में तो अच्छे खासे स्तर पर फैल चुका था, लेकिन सिचुएशन बदलती है 7वीं सदी में, जब चाइना में एक नई डायनेस्टी सत्ता में आती है, तांग डायनेस्टी। सदियों से बिखरा चीन इस राजवंश के आने के बाद एक बार फिर से एक होता है। इससे चाइना में एकता के साथ साथ स्थिरता आती है। इस स्थिरता की बदौलत चाइना में बौद्ध धर्म भी विकसित हुआ। हालांकि अभी भी चाइना के बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कई चीजों पर ध्यान देने की जरूरत थी। दरअसल बौद्ध धर्म भारत का धर्म था। चाइना में अपनी जगह को पक्का करने के लिए इस धर्म के लिए जरूरी था कि वो चाइना की भाषा, कल्चर और चाइना की संस्कृति के साथ मेल बिठाए। और फिर इस काम के लिए आगे आते हैं एक महान बौद्ध भिक्षु वेनसांग। वेनसांग का नाम आपने जरूर सुना होगा। भारत में उनकी यात्रा के लिए उन्हें जाना जाता है। जिस समय हमारे देश में उत्तर भारत में महान बौद्ध राजा हर्षवर्धन शासन कर रहे थे, उस समय साल 629 ईस्वी में वेनसांग ने चाइना से भारत की एक बेहद मुश्किल यात्रा की। भारत पहुंचने के बाद उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी से लेकर काशी जैसे इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेसेस को विजिट किया। कई सालों तक वो हर्षवर्धन के दरबार में रहे और इस दौरान बौद्ध धर्म को उन्होंने बहुत डिटेल में, बहुत ज्यादा गहराई के साथ समझा। 16 सालों तक भारत से जब वो चाइना लौटे तो उनके साथ 657 संस्कृत ग्रंथ और बौद्ध धर्म से जुड़ी कई दूसरी पवित्र चीजें थी। इसमें से ज्यादातर ग्रंथों का कभी चाइनीज भाषा में ट्रांसलेशन भी नहीं हुआ था। यानी कि ये सभी धर्म ग्रंथ बौद्ध धर्म की जड़ों को चाइना में मजबूती देने वाले ग्रंथ थे। वेनसांग ने चाइना लौटने के बाद इन ग्रंथों को ट्रांसलेट किया और इससे बौद्ध धर्म के बारे में लोगों को और भी ज्यादा क्लैरिटी मिली। उनके ट्रांसलेशन ने कर्म और पुनर्जन्म और मुक्ति जैसे कॉम्प्लेक्शन को भी सुलझाने में मदद की और चाइना को बौद्ध धर्म की लगभग ओरिजिनल पिक्चर लोगों को दिखाई, जिसे सुनकर लोग बौद्ध धर्म से और भी ज्यादा प्रभावित हुए और भी ज्यादा इंप्रेस हुए। इन नए ग्रंथों ने बौद्ध धर्म को दाओवाद और कन्फ्यूजनिज्म जैसे चाइनीज दार्शनिक और धार्मिक विचारों के साथ जोड़ने में भी मदद की। इसी का असर था दोस्तों कि आर्ट के एरिया में बहुत बड़े पैमाने पर बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। 694 ईस्वी में जब तांग साम्राज्य की रानी वू जुतिन ने एक शाही आदेश जारी किया कि पूरे चाइना में भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमाएं बनाई जाए। इस आदेश ने बौद्ध कला को चाइना में नए आयाम दिए। चाइना में कई पवित्र स्थल डेवलप हुए, जैसे कि मोगाओ गुफाएं, लांगमेन ग्रोटो और युगांगल। बौद्ध कला की शैली और भी ज्यादा डेवलप हुई, जो चाइना के लेशान की बौद्ध मूर्ति में देखने को मिलती है। यह बौद्ध मूर्ति दुनिया की सबसे ऊंची बौद्ध मूर्ति है। इस तरह से आप देख रहे होंगे कि एक रोलर कोस्टर राइड की तरह बौद्ध धर्म चाइना में डेवलप हुआ। ट्रांसलेशन की प्रॉब्लम से जूझने से लेकर कंटेम्प्रेरी फिलॉसफी से कंपटीशन तक चाइना में बुद्धिज्म अब अपनी जड़ें बेहद गहरी कर चुका था। तांग डायनेस्टी ने चाइना में 1912 तक रूल किया। 1912 में रिपब्लिक ऑफ चाइना की शुरुआत हुई। इसके बाद बुद्धिज्म को मॉडर्न आइडिया से जोड़ा गया। इससे चाइना में बुद्धिज्म एक ह्यूमैनिटेरियन रिलीजन के तौर पर डेवलप हुआ। इस टाइम तक इंडिया में बुद्धिज्म बहुत लिमिटेड रह गया था। चाइना साउथ एशिया के देशों में बुद्धिज्म को मानने वाले देशों में सबसे बड़ा देश था। लेकिन कहानी में अभी एक और ट्विस्ट आना बाकी था। यह ट्विस्ट आता है 1949 में। चाइना में 1949 में रिपब्लिक ऑफ चाइना का अंत हो गया। कम्युनिस्ट क्रांति के जरिए चाइना में कम्युनिस्ट सरकार बनी। इस सरकार के सर्वे सर्वा थे माओ जेडोंग या माओ सेतुंग। चाइनीज क्रांति के जरिए यहाँ धार्मिक लोगों के ऊपर अत्याचार किए गए, जिसे इतिहास में सांस्कृतिक क्रांति या कल्चरल रेवोल्यूशन के नाम से दर्ज किया गया। इस क्रांति में कई बौद्ध साधु और भिक्षु ताइवान चले गए। माओ सेतुंग की सरकार ने बौद्ध धर्म को 4 पुरानी चीजों 4 ओल्ड्स का हिस्सा माना और इसे अंधविश्वास के रूप में प्रचारित किया। कई बौद्ध लोग इस हिंसा के दौरान मारे गए। कई बौद्ध ग्रंथों को जला दिया गया। मंदिरों, मठों और बौद्ध आर्ट को पूरी तरह से नष्ट करने की कोशिश की गई। इसके चलते बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों ने पब्लिकली अपने धर्म का पालन करना बंद कर दिया। लेकिन इन सब के बावजूद आज भी बौद्ध धर्म चाइना के सबसे बड़े धर्मों के रूप में स्टैब्लिश है। 47 करोड़ से ज्यादा चाइनीज लोग आज भी बौद्ध धर्म को मानते हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि यह धर्म चाइना में एक रोलर कोस्टर राइड की तरह डेवलप हुआ और आज भी अपनी इंपॉर्टेंस वहां पर बनाए हुए है, जबकि वहां पर नास्तिक लोगों की सरकार है। तो दोस्तों, ये थी कहानी भारत से बुद्धिज्म के चाइना जाने की और वहां के डोमिनेंट रिलीजन बनने की।
आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा, हम कोशिश करेंगे उस पर वीडियो बनाने की। और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।